गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है राइट इशू, सर्टिफिकेट शेयर एंड बोनस इशू। छात्रों, पिछले लेक्चर के द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर कैपिटल में परिवर्तन 3 रूप में किया जा सकता है: अंश पूंजी में वृद्धि करके, अंश पूंजी में कमी करके और अंश पूंजी के स्वरूप में परिवर्तन, जैसे अंशों को स्टॉक में परिवर्तन करके, स्टॉक को अंशों में बदलकर, अंशों को स्प्लिट करके या अंशों का एकीकरण करके इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। जब कंपनी अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करती है तो वृद्धि करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी में जब वृद्धि करती है तो ऐसी वृद्धि करने के लिए कंपनी को अपने पार्षद अंतर्नियम से अधिकृत होना जरूरी है। कंपनी को कंपनी का पार्षद अंतर्नियम अगर अंश पूंजी वृद्धि करने का अधिकार प्रदान करता है तो कंपनी मात्र साधारण प्रस्ताव पारित करके अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है और परिवर्तित पार्षद सीमा नियम की प्रति को रजिस्ट्रार के पास में उन्हें जमा करवाना होगा। जमा करके अपनी अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि कर सकती है। कई बार कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि तो नहीं करती है, किंतु अपनी सब्सक्राइब कैपिटल, अपनी इश्यूड कैपिटल में वृद्धि करती है। इसको हम बोलते हैं फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल, या दूसरे रूप में हम इसको बोल सकते हैं राइट इशू या राइट ऑफ प्रीएम्पशन। फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कंपनी सेक्शन 62 के अनुसार यदि कोई कंपनी किसी भी समय अपनी सब्सक्राइब कैपिटल में वृद्धि करना चाहती है तो जारी किए गए अतिरिक्त अंशों पर कंपनी के विद्यमान समता अंशधारियों का उनके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में क्रय करने का अधिकार होता है। और इसी क्रय करने के अधिकार को हम राइट ऑफ प्रीएम्पशन के नाम से भी के नाम से हम पुकारते हैं। अंशों को क्रय करने का विशेषाधिकार या अंशों को क्रय करने का पूर्वाधिकार के रूप में हम इसे कहते हैं। इस प्रकार से जारी किए गए अंशों को ही हम अधिकार अंश के नाम से भी पुकारते हैं। साधारण अंशधारियों को उनके वैधानिक अधिकार के कारण नए जारी किए जाने वाले अंश सबसे पहले उन्हें प्रस्तावित किए जाने चाहिए। सेक्शन 62 में इस संदर्भ में कुछ व्यवस्थाएं दी गई हैं। यदि किसी भी समय नए अंश जारी कंपनी करती है तो ऐसे नए अंश वर्तमान साधारण अंशधारियों को क्रय करने के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। ऐसे अंश अनुपातिक रूप में जितना उन्होंने अंश पूंजी को धारित कर रखा है, वर्तमान अंशधारियों के द्वारा जितनी अंश पूंजी धारित कर रखी है, उसी अनुपात में उनको इस प्रकार का अधिकार कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। कंपनी जब इस प्रकार का प्रस्ताव अपनी विद्यमान अंशधारियों के सम्मुख रखती है, इस संबंध में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। नए अंशों के विक्रय के प्रस्ताव के लिए वर्तमान साधारण अंशधारियों को एक सूचना दी जानी चाहिए। इसमें प्रस्तावित अंशों की संख्या, क्रय की स्वीकृति देने की अवधि जो कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए और अधिकतम 31 दिन तक की हो सकती का उल्लेख किया जाना चाहिए। अगर इस निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत वर्तमान समता अंशधारी के द्वारा स्वीकृति नहीं भेजी जाती है तो ऐसी दशा में कंपनी का संचालक मंडल कंपनी के सर्वाधिक हित के अंतर्गत ऐसे नहीं लिए गए अंशों का विक्रय अपनी इच्छा अनुसार, अपने विवेक अनुसार कर सकते हैं। अगर वर्तमान समता अंशधारी इस प्रकार के अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो कंपनी अपने पार्षद अंतर्नियम से अधिकृत होने पर ऐसे अंशधारियों को अपने अधिकार का परित्याग करने का अधिकार, जिसको बोलते हैं राइट ऑफ रिनाउंसिएशन, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में इस प्रकार के अधिकार का परित्याग करने का अधिकार भी प्रदान करती है। वह किसी भी अन्य व्यक्ति को, चाहे वो कंपनी का अंशधारी हो
या वो बाह्य व्यक्ति हो, उनके पक्ष में वर्तमान समता अंशधारी अपने इस अधिकार का परित्याग कर सकते हैं, किंतु वो न तो इस फर्दर इश्यू ऑफ कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करता है और न ही अपने इस अधिकार का परित्याग किसी अन्य पक्षकार के पक्ष में करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत संचालक मंडल को यह अधिकार है कि वह इस प्रकार जारी किए गए अंशों के संदर्भ में कंपनी के सर्वाधिक हित के अंतर्गत निर्णय लेकर ऐसे अंशों का विक्रय कर सकते हैं। धारा 62 के प्रावधान निजी कंपनी के ऊपर भी लागू होते हैं। पूर्व में जो कंपनी विधान 1956 हमारे देश में लागू था 2013 के पूर्व में, तो निजी कंपनी को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। निजी कंपनी अपनी इच्छा अनुसार फर्दर इशू कर सकती थी, किंतु धारा 62 के अंतर्गत अब निजी कंपनियों के ऊपर भी ये धारा जोड़ी गई है कि निजी कंपनी को भी वर्तमान अंशधारियों को पहले अपने इस अधिकार का प्रयोग करना होगा। साथ ही कंपनी के जो कर्मचारी हैं और उन कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत अंशों को दिया गया है, अंश उनको जारी किए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी को अपने वर्तमान अंशधारियों को भी राइट ऑफ प्रीएम्प्शन प्रदान करना पड़ेगा। और मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कंपनी बाह्य पक्षकार की को भी अपनी नवीन अंश जारी कर सकती है, यानी पर्सन को जारी कर सकती है, किंतु इसके लिए कंपनी की सामान्य सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित करना जरूरी है। देखिए, पहले अधिकार क्या दिया गया? पहला अधिकार दिया गया है कि कंपनी वर्तमान अंशधारी समता अंशधारियों को ये अधिकार देगी, किंतु अगर कंपनी का संचालक मंडल चाहता है, उनको लगता है कि इस प्रकार जारी किए जाने वाले अंश बाह्य पक्षकार को जारी करना कंपनी के हित में रहेगा, तो साधारण सभा में इस आशय का विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी होगा। और विशेष प्रस्ताव पारित करने के पश्चात कंपनी किसी भी पक्षकार को, किसी व्यक्ति को ऐसे अंश जारी कर सकती है। इस प्रकार के ऑफर से कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल में वृद्धि हो सकती है। नेचुरली सब्सक्राइब कैपिटल से वृद्धि होगी, बढ़ेगी। यह ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेट रूप में दिया जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को ये सब बातें एक्सप्लेन की है। कई बार ऋणपत्रों का परिवर्तन या ऋणों का परिवर्तन अंश पूंजी में किया जाता है। अगर कंपनी के द्वारा कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किए गए हैं, पूर्व में कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी किए गए हैं, तो निश्चित रूप से एक समय के पश्चात जो भी कन्वर्टेबल डिबेंचर जारी करने की शर्तें कंपनी ने दैट टाइम रखी थी, उन शर्तों के अनुरूप कंपनी अपनी अंश पूंजी में वृद्धि करेगी। ऐसे ऋणपत्र अंशों के अंतर्गत कन्वर्ट होंगे। जब ऐसे ऋणपत्र अंशों के रूप में कन्वर्ट होंगे, तो यहाँ पर राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे। उन ऋणपत्रधारियों को ही कंपनी के अंश दिए जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने बाह्य पक्षकारों से लोन लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बाह्य पक्षकारों से कंपनी के द्वारा लोन लिया गया है, और गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी उन ऋणों के भुगतान स्वरूप, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को इस प्रकार का डायरेक्शन देती है या अन्य पक्षकार के द्वारा इस प्रकार का डायरेक्शन दिया जाता है, तो कंपनी ऐसे ऋणदाताओं को कंपनी के अंश पूंजी अलॉट कर सकती है। जब इस प्रकार का अलॉटमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर राइट ऑफ प्रीएम्प्शन के जो सेक्शन 62 के प्रोविजंस हैं, वो कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। जब कंपनी परिवर्तनीयता कन्वर्टिबिलिटी की शर्तों का निर्धारण करते समय कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति, ऋणपत्रों एवं ऋणों के निर्गमन की शर्तें, ऋणपत्रों और ऋणों की पर देय ब्याज दर, अन्य बातें जिन्हें आवश्यक समझती है, उन सभी का उल्लेख कंपनी को करना पड़ेगा।
और केंद्रीय सरकार इसके लिए कंपनी को बाध्य भी कर सकती है। और इसके फलस्वरूप अगर कंपनी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि होती है, केंद्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार जब कंपनी अपनी लॉन्स का पूंजी में कन्वर्जन करती है, उसके कारण कंपनी की अगर ऑथराइज कैपिटल वृद्धि होती है तो ऐसी ऑथराइज कैपिटल स्वतः ही बढ़ जाएगी। उसके लिए कंपनी को कोई अन्य प्रोसीजर अंश पूंजी वृद्धि का नहीं अपनाना होगा और 30 दिन के भीतर भीतर कंपनी को इसकी सूचना आरओसी को भी देनी होगी। ये था राइट ऑफ फर्दर इशू या राइट इशू या राइट ऑफ प्रीएम्पशन के रूप में। अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, जिसको हम परिश्रम क्षमतांश या श्रम साध्य साधारण अंश के नाम से भी हम इन्हें पुकारते हैं। कई बार कंपनी अपने कर्मचारियों को या अपने संचालकों को डिस्काउंट पर या नकद के अतिरिक्त किसी प्रतिफल के बदले में उनके द्वारा नो हाउ किसी विशिष्ट जानकारी के कारण या बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की प्रकृति के अधिकार उपलब्ध करवाने या किसी प्रकार का वैल्यू एडिशन करने के लिए प्रतिफल स्वरूप जब कंपनी के अंश जारी किए जाते हैं, ऐसे अंश भत्ते पे जारी किए जा सकते हैं या भत्ते पे जारी किए जा सकते हैं और ऐसे अंश नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में जारी किए जा सकते हैं। तो ऐसे अंशों को हम स्वेट इक्विटी शेयर के नाम से पुकारते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर के निर्गमन के संदर्भ में स्वेट इक्विटी शेयर भी एक सामान्य अंश ही है, समता अंश ही है, किंतु इसका निर्गमन उन कर्मचारियों को या उन संचालकों को किया जा रहा है जिन्होंने कंपनी में कुछ विशिष्ट सेवाएं प्रदान की, नॉट टू हाउ, वैल्यू एडिशन या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कोई विशिष्ट कार्य किया जिसके कारण कंपनी उनको कंसिडरेशन के फलस्वरूप बट्टे पर या नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के रूप में अपने अंशों का निर्गमन करती है। ऐसे निर्गमन के संदर्भ में मुख्य शर्त यह है कि इस प्रकार के अंश जिस श्रेणी के अंश कंपनी इस प्रकार की जारी कर रही है उस श्रेणी के अंश कंपनी के द्वारा पूर्व में अपने अंशदारी को ऑलरेडी जारी किए जाने चाहिए। अर्थात सबसे पहले कंपनी अपने इस प्रकार के अंशों को जारी जनता को या अन्य पक्षकारों को कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तत्पश्चात ही कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर अपने कर्मचारियों और संचालकों को जारी कर सकती है। साधारण सभा में इस प्रकार के अंशों को जारी करने के संदर्भ में विशेष प्रस्ताव पारित किया जाना जरूरी होता है। विशेष प्रस्ताव पारित करके विशेष प्रस्ताव के द्वारा अधिकृत होने पर इस प्रकार के अंश जारी किए जा सकते हैं। इन प्रस्ताव के अंतर्गत उन सभी बातों का उल्लेख होना चाहिए, अंशों की संख्या, अंशों का वर्तमान बाजार मूल्य, प्रतिफल, संचालकों कर्मचारियों का वर्ग जिन्हें ये अंश जारी की गई, प्रस्ताव में इन सब बातों का उल्लेख किया जाना जरूरी होता है। ऐसे अंश कंपनी के द्वारा तभी जारी किए जा सकते हैं जबकि कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र या व्यापार प्रारंभ करने के लिए कंपनी अधिकृत होने के 1 वर्ष पश्चात ही इस प्रकार के अंशों को कंपनी अपने कर्मचारी अथवा संचालकों को जारी कर सकती है, इसके पूर्व जारी नहीं कर सकती। इस प्रकार के अंशों को जारी करने के संदर्भ में सेबी के नियमों की पालना कंपनी को करनी पड़ेगी। अगर कंपनी के अंश किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत लिस्टेड नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत MCA मिनिस्टर ऑफ कंपनी अफेयर्स के द्वारा इस संदर्भ में जो नियम बनाए गए उन नियमों की पालना करके कंपनी को इस प्रकार के अंश जारी करने होंगे। ऐसे अंशों के संदर्भ में वे सभी अधिकार, सीमा, प्रतिबंध लागू होंगे जो एक सामान्य समतांशों के संदर्भ में लागू होते हैं, सामान्य समतांश के अंशधारियों को लागू होते हैं। तो ये नियम भी इनके ऊपर लागू होंगे। देन इसके पश्चात जो अपना नेक्स्ट एस्पेक्ट है दैट इज ए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम बोनस शेयर के नाम से पुकारते हैं। कई बार कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को बिना किसी प्रतिफल लिए, बिना किसी प्रकार का मूल्य प्राप्त किए अपनी अंश पूंजी निर्मित करती है, फुली पेड अप शेयर्स निर्मित करती है। तो ऐसे निर्गमन को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट या बोनस शेयर्स के नाम से पुकारते हैं। मतलब कंपनी के द्वारा जो कंपनी के पास में जो आवर्तित लाभ हैं, कंपनी के पास में जो रिजर्व सरप्लस हैं,
उन रिजर्व सरप्लस के आधार पर अवितरित लाभों से कंपनी अपनी अंश पूंजी में वृद्धि कर रही है बिना किसी प्रकार का कंसिडरेशन वर्तमान अंशधारियों से प्राप्त किए। इस प्रकार से अपनी अंश पूंजी में वृद्धि कर रही है, तो इसको हम कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट के नाम से या बोनस शेयर्स के नाम से पुकारते हैं। दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर। अधिकार निगमन में और बोनस निगमन में अंतर है। अधिकार निगमन के अंतर्गत कंपनी के द्वारा अंशधारी से संपूर्ण मूल्य लिया जाता है, जबकि बोनस निगमन फुली पेड अप शेयर कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को जारी करती है बिना किसी प्रकार का कंसिडरेशन प्राप्त किए। अधिकार निगमन के संदर्भ में सेक्शन 63 के अंतर्गत प्रोविजंस दिए गए हैं। ये प्रोविजंस है कि कोई भी कंपनी अपने सदस्यों को निम्नलिखित में से किसी एक में से या पूर्णतः चुकता बोनस अंश फुली पेड अप शेयर जारी कर सकती है अपने रिजर्व में से, मुक्त संचयों से, प्रतिभूति प्रीमियम खाते में से, अथवा पूंजी विमोचन संचय कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से, या इन तीनों में से धनराशि निकाल के फुली पेड अप बोनस शेयर्स जारी कर सकती है। किंतु किसी भी दशा के अंतर्गत कंपनी अपने बोनस अंशों का निगमन संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित पूंजीगत संचयों से नहीं कर सकती है। मतलब कई बार कंपनी क्या कर सकती है, एक कंपनी के द्वारा बदमाशी की जा सकती है कि अपनी संपत्तियों का उन्होंने पुनर्मूल्यांकन किया और पुनर्मूल्यांकन करके संपत्तियों की रेट्स उन्होंने ज़्यादा बता दी, जिसके कारण कंपनी के पूंजीगत संचय में वृद्धि हो गई और उस पूंजीगत संचय में से कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को बोनस शेयर जारी करती है। कंपनी विधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस रूप पर निश्चित लगाया गया कि कोई भी कंपनी अपने पूंजीगत संचय में से, जो कि संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के द्वारा सृजित है, से अपनी शेयर कैपिटल या अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर सकती है, बोनस अंश जारी नहीं कर सकती है या कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट नहीं कर सकती है। किसी भी दशा के अंतर्गत कंपनी लाभांश के अगेंस्ट में बोनस अंश जारी नहीं कर सकती है। लाभांश कंपनी के द्वारा नियमित रूप से जो दिया जा रहा है, डिविडेंड अपने सदस्यों को दिया जा रहा है। लाभांश के अलावा कंपनी अपने जब लाभों का पूंजीकरण करती है, लाभांश के अलावा जब कंपनी अपने वर्तमान अंशधारियों को फुली पेड अप शेयर जारी करती है, तो उसको हम बोनस अंश के नाम से पुकारते हैं। कंपनी इस रूप नहीं कर सकती कि हम सब 2 साल तक आपको लाभांश का वितरण नहीं करेंगे, इसके बदले में हम 2 साल पश्चात आपको कंपनी के बोनस शेयर, कंपनी के शेयर्स आपको जारी कर देंगे। इस रूप में कंपनी ये कार्य नहीं कर सकती है। कोई भी कंपनी फुली पेड अप बोनस अंशों का निगमन के लिए अपने लाभों का पूंजीकरण तभी कर सकेगी जबकि उसने निम्नलिखित शर्तों की पालना की है। पार्षद अंतर्नियम से इस संदर्भ में प्रावधान होना चाहिए, मतलब पार्षद अंतर्नियम से कंपनी अधिकृत होनी चाहिए। संचालक मंडल के द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करने के पश्चात इस प्रस्ताव का अनुमोदन कंपनी की साधारण सभा के माध्यम से किया जाना चाहिए। कंपनी के द्वारा किसी भी दशा में सावधि जमाओं या जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियों के ब्याज अथवा मूलधन की राशि के चुकाने में त्रुटि नहीं की जानी चाहिए। कंपनी ने अगर कोई एफडी अपने फिक्स डिपॉजिट प्राप्त कर रखी है या कंपनी के द्वारा लोन लिए गए और उन लोन के संदर्भ में मूल अथवा ब्याज के भुगतान में कंपनी त्रुटि करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंतर्गत कंपनी अपनी लाभों का पूंजीकरण नहीं कर सकती, बोनस अंश जारी नहीं कर सकती। कंपनी कर्मचारियों की कानूनी देयता, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, बोनस के भुगतान की दोष नहीं होनी चाहिए। इन अंशों के आवंटन की तिथि तक अंश जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको फुली पेड अप कर लिया जाना चाहिए। फुली पेड अप करने के पश्चात ही कंपनी बोनस अंश जारी करेगी। वह ऐसी शर्तों की पालना करेगी जो निर्धारित की जाए। लाभांश के बदले में बोनस अंश का निगमन कंपनी के द्वारा नहीं किया जा सकेगा। और कंपनी के द्वारा एक बार बोनस की घोषणा होने के पश्चात कंपनी इसको पुनः वापस नहीं ले सकती है। अगर कंपनी की साधारण सभा में बोनस का डिक्लेरेशन हो गया, तत्पश्चात कंपनी को अपने लाभों का पूंजीकरण करना पड़ेगा। लाभों का पूंजीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात कंपनी को एक रिटर्न बनाकर आरओसी के पास में फाइल भी करवाना होगा। तो ये था बोनस इशू। थैंक यू।